हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस फ्रेंड्स, अब हमने जर्नी तो स्टार्ट कर दी है फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, और आज हम उसे फाइनल टचअप दे रहे हैं विथ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमारा हमेशा एक रूटीन बना हुआ है कि सब टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम अपने टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें ज़रूर डिस्कस करते हैं। डू यू नो द रीज़न वाई? क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव्स आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं, और इधर एक भी मार्क्स गंवाना यानी इट विल रिड्यूस योर परसेंटेज, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम हमेशा चाहते हैं कि यू विल ट्राई टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। तो बस ये काम थोड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए दोस्तों। तो चलो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। वो स्टेटमेंट देंगे आपको, स्टेटमेंट के बाद आपको 4 अलग अलग उनके ऑप्शंस में जवाब मिलेगा। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से आंसर्स उसको जो है वो टोटली रिलेट करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो बहुत इजी है, क्योंकि हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट 1 बाय 1 समझे हैं, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस हो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो, या ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हो। एक एक करके सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 हमने हर एक पार्ट में एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन को लेके समझा है। तो चलो आज फाइनलाइज कर देते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। तो पहला ऑप्शन का जो आपका क्वेश्चन है, जो 1 मार्क का है, वो है इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी मार्केट में क्या क्या आता है। पहला, फर्स्ट ए ऑप्शन है द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज। मार्केट क्या है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे गुड्स जो है वो बॉट एंड सोल्ड होते हैं, परचेज और सेल होते हैं। सही स्टेटमेंट है, तो ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो सेकंड देखते हैं, एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हम बायर्स और सेलर को क्लोज कांटेक्ट में देखते हैं, चाहे वो डायरेक्टली यानी फेस टू फेस मिलते हैं, या इनडायरेक्टली जैसे हम ऑनलाइन मिलते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम लोग इस तरह की ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट भी आजकल मॉडर्न मार्केट माना जाता है। थर्ड, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड। मार्केट में हम क्या कहते हैं? एक ऐसी दुकान जहाँ पे गुड्स को बेचा जाता है। तो यस, मार्केट में तो बहुत सारी शॉप्स हमें दिखाई देती हैं। तीनों स्टेटमेंट सही मिल रही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अच्छा, डी क्या कहता है? ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर जो ए बी सी आपको दिया है सब राइट है। यानी अगर जब हमारा ऑप्शन आएगा तो डी में उसने क्या कहा? सभी ऊपर के ऑप्शन सही है, यानी डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलो आपके पास अभी ऑप्शन दिया गया, अब वो ऑप्शन में क्या कहता है? ऑप्शंस में ए एंड बी, क्या पहला और सेकंड स्टेटमेंट राइट है? नहीं, तीनों राइट हैं, और हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ऑल द अबव। अच्छा, सेकंड क्या कहता है? बी एंड सी, नहीं, ये भी राइट नहीं है। थर्ड, ए बी सी, क्या तीनों राइट है हमारे आंसर्स जो हैं? तो ये तीनों भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आंसर्स में ए बी सी हम कह सकते हैं। लेकिन डी क्या कहता है? ऑल द अबव, सभी ऊपर के। तो हम देंगे इम्पॉर्टेंस ओनली डी, यानी डी को हमने कहा क्योंकि ऑल द अबव, सब जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो देखो, इस तरह से आपको सेंटेंस को पढ़ना है, अपने आप से डिस्कस करना है। ऑप्शंस तो आपने पढ़ते ही समझ लिया, पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, और बस हमने इसमें से डिसाइड कर लिया कि ओनली डी, यानी डी क्या कहता है? ऑल द अबव, सब ऑप्शंस जो है हमारे सही हैं। देन सेकंड वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। क्या कहा उसने? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जब हमने प्लेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था तो 3 पार्ट्स में किया था, याद है?
पहले हमने कहा था लोकल मार्केट, जहाँ पे गुड्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं उसी एरिया में सेल होती है, इन द सेम एरिया। दूसरा हमने देखा नेशनल मार्केट, जो आपके गुड्स बनते हैं और फिर आपके विद इन द बाउंड्री ऑफ योर कंट्रीज उसको हम डील करते हैं, जिसमें आपके डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, आपके कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं। और थर्ड मार्केट देखा था इंटरनेशनल मार्केट, जब आप अपने गुड्स मैन्युफैक्चर तो यहाँ करते हो लेकिन उनको सेल इन द डिफरेंट कंट्रीज़ में भी करते हो, व्हेन योर गुड्स अक्रॉस द boundaries of your country and you will deal with the different consumers belong to different countries, तो जिसे हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने प्लेस के बेसिस पे 3 टाइप के मार्केट देखे थे। अब चलो ये थोड़ा रिवाइज हो गया, चलो आते हैं ऑप्शन में। पहला ए है लोकल मार्केट, देन नेशनल मार्केट, तीसरा इंटरनेशनल मार्केट। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए। चलो ठीक है, फिर भी पढ़ के देखते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लोकल मार्केट और नेशनल मार्केट। अब लोकल और नेशनल तो बराबर है, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड वो तो टाइम के हिसाब से हो गया, तो सेकंड रॉन्ग है। सी शॉर्ट पीरियड मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। अब नेशनल और इंटरनेशनल बराबर है, लेकिन जब हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड तो फिर ये टाइम का मार्केट बीच में आ गया, तो सी पार्ट भी रॉन्ग है। डी पार्ट लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट। फिर उसने कहा लोकल मार्केट और उसके साथ साथ नेशनल मार्केट, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट पीरियड मार्केट बोल दिया, तो शॉर्ट पीरियड में यानी टाइम का मार्केट तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जब उसने प्लेस को इम्पोर्टेंस दिया है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। यानी हमारा पहला ऑप्शन ए सही था, तो ओनली ए। तो चलो ढूंढ देते हैं, दैट इज ऑन पेज नंबर 52। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी, रॉन्ग है। सेकंड है बी सी डी, वो भी रॉन्ग है। थर्ड उसने कहा ओनली ए। क्या पहला ही राइट है? तो हम कहेंगे यस, पहला ही राइट है, तो ओनली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर? समझ लिया? देखो समझ गए तो कितना आसान है, पूरी तरह से 1 मार्क आपके लिए। नहीं तो आप क्या करते हो, एक ब्लैंक को लिखने के लिए कितना टाइम वेस्ट करते हो कि मेरा फ्रेंड बताएगा, उससे पूछने में आप टाइम गंवा देते हो। तो डोंट स्पॉइल योर टाइम एंड एनर्जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ। आप हर चीज़ समझ के खुद अपने कॉन्फिडेंस से लिखो, और यही आसान तरीका है मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करने का। ओके फ्रेंड्स, चलो थर्ड देखते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। इस मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स क्या है? होमोजीनियस, यानी सेम, आइडेंटिकल, सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, डिज़ाइन एक्सेट्रा। कहाँ दिखाई दिया था दोस्तों? ये दिखाई दिया था इन अ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट में। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन है पहला मोनोपोली, बिल्कुल नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नहीं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक सेलर अपने प्रोडक्ट का मोनोपोली एंजॉय करता है। थर्ड है परफेक्ट कंपटीशन, यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी है ओलिगोपोली, नो, क्योंकि यहाँ पे साइज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ फर्म्स वेरी स्मॉल हैं, कुछ फर्म्स वेरी लार्ज हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हर जगह है। लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट हमें एक ही मार्केट में दिखाई देते हैं, वो है परफेक्ट मार्केट, यानी सी। तो फिर आ गया ओनली सी। तो चलो ऑप्शन है सी एंड डी। पहला नो, सेकंड है ए बी सी, नो, थर्ड है ए सी एंड डी, नो, फोर्थ है ओनली सी, यस। तो आपका सी ऑप्शन जो है दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन सही है। देखो समझ लिया कितना आसान है, यानी सेंटेंस पढ़ा और आपको जवाब आपके सामने रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। ये तब पॉसिबल है जब आपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा है दोस्तों। देन है फोर्थ वन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर्स आर डैश। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर क्या है? प्राइस टेकर है कि प्राइस मेकर है? देखो हमें मालूम है परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई फोर्स से इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है,
यानी क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो नो वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस. प्राइस इज ऑटोमेटिकली डिसाइडेड, डिटरमाइंड इन दिस मार्केट, एंड ईच एंड एवरी सेलर इज प्राइस टेकर. जो प्राइस डिसाइड होगी वो एक्सेप्ट करेंगे. तो इसके लिए अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर आर ए प्राइस मेकर. क्या प्राइस डिसाइड करते हैं? नो 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 नो. बी प्राइस टेकर, यस, वो प्राइस लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेटर्स, क्या वो प्राइस को अलग अलग डिसाइड करते हैं? नो नो. डी नन ऑफ दिस, वो भी पॉसिबल नहीं है. यानी बी है, ओनली बी, दैट इज प्राइस टेकर. चलो ऑप्शंस पे आते हैं. अब जवाब हमारा रेडी है, अब ऑप्शन में से ढूंढना है. कितना आसान काम है. तो पहला है ए, बी एंड सी. नो डियर. सेकंड है ओनली बी. यस, ओनली बी यानी जो हमारा सेकंड था प्राइस टेकर, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर क्या है? प्राइस टेकर. थर्ड ओनली सी. नो नो. डी ए एन सी. नो. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो ओनली बी था, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन वी हैव सेलेक्टेड फ्रॉम द फोर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. लेट्स सी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे दिया है, लेट्स सी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. जैसे हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, इकोनॉमिक टर्म. हम इकोनॉमिक टर्म की बात कर रहे हैं कि हमें पूरी सेंटेंस दी जाएगी. जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ने लगोगे फ्रेंड्स, इमीडिएटली आपके माइंड में आने लगेगा कि ये किस टर्म की बात कर रहा है. जैसे पहला उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो दिया है कि द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स. ऐसा मार्केट जहाँ पे थोड़े सेलर्स हैं. याद करो फेलर्स का डेफिनेशन, हमने फेलर्स के डेफिनेशन में पढ़ा था कि देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट. उसको हमने क्या कहा था दोस्तों? ओलिगोपोली मार्केट. क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे फ्यू सेलर्स जो हैं वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं. तो ओलिगो यानी फ्यू, पॉली मीन्स सेलर. तो उसने कहा जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओलिगोपोली मार्केट. तो ये द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर, तो हम क्या कहेंगे? ओलिगोपोली मार्केट. देखो हमने एक वर्ड लिखा और 1 मार्क आपकी. देखो इस कैसे इजीली आपका हो गया. सेकंड चलो डिस्कस करते हैं. द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट. ऐसी पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. कहाँ पे किया था हमने? जब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड किया था. तो प्राइस जहाँ हमने डिसाइड किया था वहाँ पे हमने देखा था कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि डिमांड के बिहेवियर में जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करते हैं. लेकिन सप्लाई में क्या होता है? जैसे जैसे प्राइस कम होगी तो सप्लायर अपनी सप्लाई को कम कर देगा दोस्तों. लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे दोनों का बिहेवियर सेम हो जाता है. यानी जहाँ डिमांड विल इक्वल टू सप्लाई, उसको हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस. क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है. कितना आसान था. 1 मार्क्स इज योर, आपकी. नेक्स्ट थर्ड, द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल्स. जब फर्म, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म कॉस्ट इंकर करती है, इंकर करना यानी खर्चा करना, स्पेंड करना, टू प्रमोट द सेल, ताकि उसकी सेल बढ़े. और उसके लिए वो क्या करती है? एडवर्टाइजिंग करती है. उसके लिए वो क्या करती है? होर्डिंग. उसके लिए वो क्या करती है? फ्री सैम्पल्स. ओके, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत सी जगह पे, लोगों को कन्विंस करके उस प्रोडक्ट की प्रोपेगेंडा करती है, पैम्पलेट्स बांटती है. तो इस तरह से फ्री गिफ्ट्स देना या डिस्काउंट देना, ऑफ़र देना, एडवर्टाइजिंग करना, ये सब, या विंडो डिस्प्ले करना, ये सब किसका हिस्सा है? हमने पढ़ा है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और दैट इज़ सेलिंग कॉस्ट.
क्योंकि सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपके सेल को प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो उसने यही कहा, द कॉस्ट इंकर्ड बाय अ फर्म टू प्रमोट द सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम कौन सी कॉस्ट इंकर करते हैं, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जो रहती है वो आपके सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है, और इस सेलिंग कॉस्ट का मेजर हिस्सा कहाँ जाता है, एडवर्टाइजिंग में चला जाता है, एग्जीबिशन में जाता है, होर्डिंग्स में चला जाता है, विंडो डिस्प्ले में चला जाता है, फ्री गिफ्ट्स बांटते हैं, फ्री डिस्काउंट्स देते हैं, या हम लोग फ्री सैंपल्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब किसका हिस्सा है, सेलिंग कॉस्ट का। क्लियर बच्चों, समझ में आया, आसान है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल यानी होमोजीनियस, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप इसको कौन सा मार्केट कहते हो, परफेक्ट मार्केट। तो आप इसमें कहो परफेक्ट मार्केट, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स है यानी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल यानी होमोजीनियस। क्योंकि अगर सभी जो फर्म्स हैं वो एक जैसे प्रोडक्ट बना रही हैं तो ये कौन सा मार्केट है, तो ये है आपका परफेक्ट मार्केट। आपने परफेक्ट मार्केट लिखा या परफेक्ट कंपटीशन लिखा, दोनों में आपकी सक्सेस है, दोनों में आपको एक मार्क मिलेगी। परफेक्ट मार्केट लिखो या परफेक्ट कंपटीशन लिखो, मार्क्स तो हमें आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि ये सही आंसर है। ओके, तो ये वो मार्केट है जहाँ पे सभी फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं आइडेंटिकल यानी सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। सेम प्रोडक्ट के लिए या सेम सर्विसेज के लिए आप अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। क्या कहते हो इसको कहते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कहाँ पे, मोनोपोली में, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेलर है और सिंगल सेलर मोनोपोलीज पूरे मार्केट को सेटिस्फाई करता है, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या फॉलो करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस लेना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो कमर्शियल एरिया को दे रहे हो, प्राइस डिफरेंट, रेजिडेंशियल एरियाज़ को दे रहे हो, प्राइस डिफरेंट, स्लम एरियाज़ को दे रहे हो, प्राइस डिफरेंट। वही फॉर फार्मर्स को फॉर इरिगेशन के लिए दे रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्विस वही, लेकिन फिर भी चार्जेस डिफरेंट, आप अलग अलग चार्जेस ले रहे हो। या सपोज मैंने कहा था गैस सब्सिडीज़ के साथ भी दिया जाता है टू रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन अगर वो कमर्शियल एरियाज़ हैं तो विदाउट सब्सिडीज़ भी दिया जाता है, तो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना। रेलवेज़ में आप देखते हो, पब्लिक मोनोपोली में हमने देखा था, लेकिन एज अ मोनोपोली यू ऑलवेज फॉलो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट क्लास है प्राइस ज़्यादा, कॉमन क्लास इकोनॉमी क्लास है कम रहता है, या रिजर्वेशन है प्राइस थोड़े हायर रहते हैं जनरल से। अगर हम एसी में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, तो इस तरह से प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जब हम डिफरेंट प्राइजेस हम डिफरेंट कस्टमर से लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देखो ये थे 5 आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज़ इकोनॉमिक टर्म। ओके, क्योंकि मैंने बुक कभी साइड रख दिया क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माय बोर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फिनिश हो गया जो आपके टेक्स्ट बुक में 5 दिए गए थे। ओके, समझ भी लिया और उसका जवाब भी रेडी, यानी हम एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कोरिलेशन। अब ये भी हम सीख चुके हैं। कोरिलेशन भी क्या होता है, आपको रिलेट करना पड़ता है, आपको रिलेट करना पड़ता है। रिलेशन में क्या होता है, आपको 2 टॉपिक के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है, जिसमें हमें हमेशा कहती हूँ कि आपको 75% काम हम करके दे देते हैं, 4th जो आपका मिसिंग फैक्टर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कनेक्ट करते हैं, हम रिलेशन मेंटेन करते हैं, बस उसी कनेक्शन, उसी रिलेशन के बेस पे जो मिसिंग फैक्टर है उसको थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो बहुत आसान होता है। चलो पहला हम करके देखते हैं, बहुत आसान है।
जैसे ही मैं आपको रिलेशन का शुरुआत करेंगे, आपको मिसिंग फैक्टर अपने आप मेरे से पहले आपको याद आ जाएगा। देखो क्या दिया है, कोरिलेशन में दिया है परफेक्ट कंपटीशन। पहला कंपटीशन को जब हमने डिवाइड किया था तो एक तरफ था परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी तरफ था इम्परफेक्ट। ओके, जब हम परफेक्ट बोलते हैं तो हर चीज़ सिस्टमेटिक थी। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट। हर बायर और हर सेलर इजीली इंटर कर सकता है मार्केट में, और अगर उसको लगता है कि सेलर कैन नॉट फेस द कंपटीशन, कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट, तो दे कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, वो मूव आउट कर सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये सच में फीचर था, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। अच्छा चलो अब बढ़ते हैं, यहाँ ब्लैंक है, यानी यहाँ पे आपको सोचना है क्या लिखें, क्योंकि उसका कंपैरिजन में उन्होंने क्या बताया है, बैरियर टू एंट्री। देखो उन्होंने फोर्थ फैक्टर क्या दिया, बैरियर टू एंट्री, यानी एंट्री में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आती है। हमने पढ़ा था नो एंट्री, क्योंकि जनरली किस मार्केट में ऐसा था बैरियर टू एंट्री, क्योंकि बैरियर टू एंट्री जो हमें प्रॉब्लम हमने दिखाई दिया, इट वाज फाउंड वेयर, इट वाज फाउंड इन द मोनोपोली मार्केट, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में जनरली इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देती हैं, क्योंकि मोनोपोली को क्या लगता है, आई एम द लीडर ऑफ द एंटायर मार्केट, तो इसके लिए वो अपनी मोनोपोली पावर किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ पे ईच बायर ईच सेलर्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। लेकिन बैरियर टू एंट्री रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिखाई देती हैं, इट इज़ फाउंड इन द मोनोपोली मार्केट, वो हमें मोनोपोली मार्केट में दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्राइस टेकर। प्राइस टेकर यानी जो प्राइस आपने डिसाइड की वो मैं ले लूँगा, तो ये किस मार्केट का बिहेवियर है। देखो ब्लैंक, आपने प्राइस टेकर देखा और आपने ब्लैंक को जज भी कर लिया, बस प्राइस टेकर मैंने बोला आप समझ गए, इट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन। यस राइट, आपने बराबर सोचा, इट इज़ परफेक्ट मार्केट, ये परफेक्ट मार्केट है या परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि प्राइस मेकर कौन है, मोनोपोली, क्योंकि वो अकेला है। अब अकेला सेलर रहेगा, पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, प्राइस पॉलिसी क्या होगी, ईच एंड एवरी डिसीजंस आर टेकन बाय द मोनोपोली। लेकिन जब हम कहते हैं प्राइस टेकर, तो प्राइस टेकर कौन है, कौन से मार्केट में है, एब्सोल्युटली आप राइट हो, दैट इज परफेक्ट मार्केट। ओके, थर्ड है सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस यानी यूनिफॉर्म प्राइस कहाँ दिखा था दोस्तों, परफेक्ट मार्केट में। तो सिंगल प्राइस हमें दिखती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस यानी डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट कहाँ दिखी, अभी अभी हम करके आए, इन मोनोपोली मार्केट। तो हमें मोनोपोली मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट कस्टमर से हम लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्क्रिमिनेट प्राइस, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो हमें मोनोपोली में दिखाई देती है। क्योंकि मोनोपोली जब पूरे मार्केट को सेटिस्फाई करता है तो जनरली ही चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम रिच एंड लो प्राइस फ्रॉम पुअर। तो देखो कितने अच्छे कोरिलेशन थे, इतना स्ट्रेस भी नहीं आया और इजीली हमने सब कंप्लीट कर लिए। तो बहुत अच्छे कोरिलेशन थे, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री और एग्जिट। लेकिन मोनोपोली क्या है, बैरियर टू एंट्री। सेकंड हमने प्राइस टेकर है तो परफेक्ट मार्केट, लेकिन प्राइस मेकर है तो मोनोपोली मार्केट। सिंगल प्राइस तो परफेक्ट कंपटीशन में है, डिस्क्रिमिनेट प्राइस तो मोनोपोली मार्केट में है। डन, यानी हमारा कोरिलेशन का क्वेश्चन कंप्लीटेड, जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया था। बस ऐसे ही आप इजीली कवर कर पाओगे, क्योंकि वंस यू अंडरस्टूड द टॉपिक ना, वंस यू अंडरस्टूड दैट टॉपिक डिटेल में, आपने देख लिया, आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने हेडिंग को अच्छी तरह से लर्न कर लिया, रिवाइज कर लिया, ताकि वाइल राइटिंग इन द बोर्ड एग्ज़ाम you are able to write the complete theory in a systematic way। आपने समझ लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बट वंस यू रिक्वायर टू रिवाइज द
टेक्सचुअल ग्रामर, आप पूरा जो टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप कवर कर लो। नॉट ओनली दैट, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका टॉपिक समझा हुआ है बच्चों, तो आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया, यानी ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम वेरी 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 इजी एंड सिंपल फॉर यू। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके टेक्स्ट बुक का, फाइंड ऑड वर्ड आउट। अब ऑड मैन आउट निकालो। अब ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं कि एक कंपैरिजन देखते हैं, उसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी है उसको उठा के थोड़ा बाहर रख दो। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रुप में फिट नहीं हो रहा है, उस ग्रुप में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो निकालो उसको बाहर। तो चलो करके देख लेते हैं, यानी एक गेम की तरह हो जाएगा। तो ये नॉलेज ओरिएंटेड गेम्स है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स, जब से ये आपका टेक्स्ट बुक बदला है, तो आपके जो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड, कि वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। आपने अगर कंसेप्ट समझा है ना, वो थियरी समझी है ना, तो आप किधर भी अटकोगे बिल्कुल नहीं। देखो चलो गेम खेल के देख ही लेते हैं। देखिए क्या बता रहा है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। पहला सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट हमने पढ़ा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अभी हमने देखा कि एक कॉस्ट जो हम इंकर करते हैं, खर्चा करते हैं टू प्रमोट द सेल। हम सेल को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं ताकि हमारी सेल बढ़े, तो हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो सेलिंग कॉस्ट। तो पहला फ्री गिफ्ट, हम फ्री गिफ्ट देते हैं ताकि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, बराबर है। एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। होर्डिंग, हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े रोड्स, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बिजी और शेड्यूल्ड रहता है, वहाँ लगा देते हैं। विंडो डिस्प्ले, हम बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करते हैं थ्रू द विंडो डिस्प्ले। और लास्ट में दिया है पैटेंट्स। अब जब पैटेंट्स की बात आई, तो पैटेंट्स हमें कहाँ हमने मोनोपोली में यूज़ किया था, याद करो, लीगल मोनोपोली में पढ़ा था। तो ये जो पैटेंट्स है, ये थोड़ा ऑड मैन आउट है, यानी ये ऑड वर्ड हो गया, क्योंकि बाकी सब सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा है, लेकिन पैटेंट्स जो हैं वो सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो ये पैटेंट्स क्या हो गए, ऑड वर्ड आउट। तो हम आंसर लिखेंगे पैटेंट्स, क्योंकि वो सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं है, निकाल दिया बाहर। क्योंकि बाकी सब सेलिंग कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, वो सही है, लेकिन पैटेंट्स नहीं है। क्योंकि पैटेंट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, कॉपीराइट्स हो, इसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड, एंड देन अ फर्म और अ प्रोड्यूसर विल एंजॉय लीगल मोनोपोली पावर एंड नोबडी कैन कॉपी योर पैटेंट्स या योर ट्रेडमार्क्स। आपके लोगों को, आपके पैटेंट्स को कोई भी कॉपी नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। ओके। सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन के बेसिस पे हमने मार्केट पढ़ा था, एक तरफ था परफेक्ट, दूसरी तरफ था इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में मोनोपोली भी था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी था, और ओलिगोपोली भी था। तो चलो देखते हैं। मोनोपोली करेक्ट है, ओलिगोपोली करेक्ट है, वेरी शॉर्ट पीरियड पे आया, तो ये कंपटीशन के बेस पे है ही नहीं। और परफेक्ट कंपटीशन, ये भी आपके कंपटीशन का हिस्सा है। तो मोनोपोली करेक्ट है, ओलिगोपोली करेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन करेक्ट है, लेकिन ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड उसने मार्केट कहा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, यानी ऑड मैन है, जो इनके ग्रुप में सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा था मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, लेकिन ये तो कुछ अलग है, वो टाइम के बेस पे है। तो बस जो वहाँ जोड़ी में बराबर नहीं बैठा, खींच के बाहर रख दिया, तो वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोनोपोली, यानी मोनोपोली मार्केट के फीचर्स हैं।
जो हमने पढ़े थे कि सिंगल सेलर है, कोई कंपटीशन नहीं है, देन देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मोनोपोली प्राइस मेकर है और पूरा कंट्रोल करता है उस पूरे मार्केट में, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करता है। तो मोनोपोली के फीचर्स हमने पढ़े थे, बराबर याद आ रहा है? तो चलो इधर देखते हैं क्या दिया है उसने। मोनोपोली मार्केट में ही इज़ द प्राइस मेकर, सही है भाई, वो प्राइस मेकर है। एंट्री में बैरियर्स, यस अभी बोला हमने कि वो सामने में किसी भी एक न्यू बिजनेसमैन को मार्केट में एंट्री नहीं करने देता है, अदरवाइज़ उसकी लीडरशिप कैसे चलेगी, उसकी दादागिरी कैसे चलेगी। तो वो एंट्री में कहीं ना कहीं सामने वाले राइवल्स को, कॉम्पिटिटर्स को हर्डल्स, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। मैनी सेलर्स, मोनोपोली में मैनी सेलर्स, मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता है, लेकिन उसने क्या कहा, मैनी सेलर्स पढ़ा, यानी ये ऑड मैन है। क्योंकि आपके मोनोपोली मार्केट में तो होता ही सिंगल सेलर है, लेकिन उसने बोल दिया मैनी सेलर्स, ये तो भाई गलत बात है। लास्ट, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी नो सब्सटीट्यूट, इस मार्केट में सब्सटीट्यूट दिखाई नहीं देते हैं। तो बाकी सब फीचर्स करेक्ट है, लेकिन ये जो हमने दिखाया मैनी सेलर्स, यहीं पे वो ऑड मैन आउट हो गया, यानी ऑड वर्ड को बाहर निकाल दिया ग्रुप से, क्योंकि इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली है, सिंगल सेलर इन द मार्केट। लेकिन उसने कहा मोनोपोली यानी मैनी सेलर्स, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, लास्ट है लीगल मोनोपोली। अब लीगल मोनोपोली में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाते हैं, अपने पैटेंट्स को, कॉपीराइट्स को रिजर्व करके रख देते हैं। तो चलो देखिए क्या कहता है लीगल मोनोपोली में। लीगल मोनोपोली में पैटेंट्स होते हैं, ये बराबर है। ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, पता है ये कहाँ हमने पढ़ा था, जॉइंट मोनोपोली। तो ये लीगल मोनोपोली का हिस्सा नहीं है, ये वॉलंटरी मोनोपोली है, ये जॉइंट मोनोपोली है। तो ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड आ गया ओपेक। बाकी कॉपीराइट सही है, ट्रेडमार्क सही है, बाकी ओपेक थोड़ा इस ग्रुप में अलग अंदाज रखता है। तो देखो हमने बातें करते करते ये क्वेश्चन ऑड वर्ड आउट भी हमारा हो गया, और बहुत इजीली आपने इसको कवर किया और आपको समझ में भी आ गया। बस यही मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट इतना इजीली समझ में आ जाए कि सब ऑब्जेक्टिव आप सिस्टमेटिकली करो, आप खुद ब खुद करो। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इस ऑब्जेक्टिव्स में, वो दिया गया है एक टेबल। आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल में उन्होंने कहा है कि जो भी आपका ये टेबल है, पहले तो उसको कंप्लीट करो, 2 मार्क इसके लिए। फर्स्ट 2 मार्क्स की यू विल कंप्लीट द टेबल। इस टेबल में 4 ब्लैंक्स हैं, सब पे हाफ मार्क्स हैं, 2 मार्क्स इसके। बाकी 2 मार्क्स के लिए इसको डायग्राम में कन्वर्ट करो। तो चलो देखें टेबल में है क्या। जब हम टेबल देख रहे हैं तो प्राइस ऑफ बनाना पर डज़न दिया गया है इन रुपीज़, जो हमें दिख रहा है प्राइस बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40, 50। देखो प्राइस बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ती है तो उसने क्या दिया है, डिमांड क्या होगी, कम होगी। ओके, डिमांड कम होगी, बराबर है। चलो डिमांड देखते हैं, 500, 400, फिर क्या होगी डिमांड पता नहीं, फिर है 200। तो देखो अब आपका जो ये फॉल हो रहा है वो 100 से हो रहा है, 500, 400, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 300, फिर कम होगा 200, उससे कम हो जाएगा 100। देखो कितना आसान था। जैसे ही प्राइस बढ़ा आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमने वो किया कि पहले 500, 400, तो बॉक्स में क्या डालेंगे, 300, और कम हो गया 200, और कम हो गया 100। देखो कितना इजीली हो गया। हमें लॉ का पैटर्न मालूम है, जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या कम कर देते हैं, कम, यानी डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, अब है सप्लाई एंड डजन्स। अब सप्लायर कंज्यूमर के अपोजिट होता है। बिजनेसमैन सोचता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो प्राइस बढ़ रहा है, अब जैसे 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो यहाँ अपनी सप्लाई को भी वो बढ़ाएगा।
100 से 200, सप्लाई क्या करेगा 200 डजन। फिर देखो 30 पे 300 डजन और 40 पे 400 डजन और लास्ट में 50 पे 500। और देखो ये आपके ब्लैंक्स जब आप भर जाएंगे तो आप देखो लास्ट में रिलेशन दिया है, आप रिलेशन भी कंपेयर करके देखो तो भी आप सही हो जाओगे। देखो जब हम 500 डिमांड कर रहे हैं, 100 सप्लाई कर रहे हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। फिर जब 20 रुपीज़ प्राइस थी तो भी हमारी डिमांड जो है 400 है, लेकिन सप्लाई ओनली 200 है, तो भी डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। अच्छा, जब 30 रुपीज़ प्राइस थी तो डिमांड भी 300 डजन्स थी, सप्लाई भी 300 डजन्स थी, तो यहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? यस बच्चों, आपने पढ़ा है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते हैं? बैलेंस, इक्वल। डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल, यानी डिमांड का हो इंटरसेक्ट सप्लाई का हो, तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, जब हमने देखा 40 रुपीज़ प्राइस थी, डिमांड अभी कम हो गई क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, लेकिन सप्लाई 400 है, तो डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। ये भी जस्टिस हो रहा है। लास्ट है जब प्राइस 50 थी तो 100 डजन्स आपके बनाना की डिमांड हुई, लेकिन 500 डजन सप्लाई हुई, तो फिर से डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। तो देखो 2 मार्क के लिए तो आपने काम कर दिया, 2 मार्क का काम तो आसानी से हो गया विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। जैसे आप टेबल को देखोगे ना फटाफट कर लोगे। बाकी 2 मार्क के लिए क्या करना है? इसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी, डायग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। और डायग्राम में ऑलरेडी हमारे पास टेबल है, बस उस टेबल को हमें दिखाना है, हमें डायग्राम में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो टेबल तो मैं सेम ही रख रही हूँ दोस्तों, बस उसे हमें डायग्राम में दिखाना। लेट्स सी, अब देखो पहले तो हमेशा एल का फॉर्मेट ऑलवेज, क्योंकि 2 मार्क अभी इसमें मिलेगी। ओके, नाउ वाई एक्सिस पे हमेशा कौन बैठा रहता है? ऑलवेज प्राइस, ये प्राइस रहता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो हमारी प्राइस है वो बहुत आसान है, दैट इज 10 to 50। अब आपके पास इधर लाइन है, सपोज ये 10, 20, 30, 40 और ये 50। ओके, समझो एक एक लाइन छोड़ के ले लिया तो भी हमारा काम आसान हो जाता है। यहाँ पर भी हमारे डेटा बहुत सिंपल दिए है उन्होंने, दैट इज सपोज इट इज़ 100, 200, 300, 400 और ये 500। चलो 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं। जब प्राइस 10 थी तो डिमांड कितनी थी? 500, तो हमने डिमांड किया 500, तो ये यहाँ पे मिला। ओके, पहला डॉट। जब प्राइस बढ़ी 20 तो डिमांड कम होने लगी, जब प्राइस बढ़ी 20 तो डिमांड 400 हुई, दैट इज इस लेवल पे हमें सेकंड मिला। जब प्राइस और बढ़ी 30, जब 30 हुई तो इस 30 पे आपको 300, इस लेवल पे आपको नेक्स्ट डॉट मिला। जब प्राइस बढ़ी 40 तो आपका डिमांड और कम हो गया, दैट इज़ 200, तो हमने 200, ये फोर्थ आपको डॉट मिला। जब प्राइस 50 मैक्सिमम हुई तो हमारी डिमांड मिनिमम थी, दैट इज़ 100 डजन्स। ओके, अब इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ फ्रेंड्स, सबको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो यू विल सी दैट ये जो पॉइंट आएगा, क्योंकि पूरा जो यूनिट होगा, डिफरेंस होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा, दैट इज़ डी। ये क्या है? आपका डिमांड का, ये डिमांड का है जो हमने ले लिया, ड्रॉ कर लिया, और इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप, क्योंकि डाउनवर्ड गया। दूसरी तरफ है सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व प्लॉट करके देखना, 10 रुपीज़ पे 100,
जब 10 था तो उस समय 100 डजन सप्लाई किए, ये पहला डॉट हमें मिला। जब 20 रुपीज़ थे तो आपने एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई किया, ये 20 आपको सेकेंड डॉट मिला। 300 पे ये तो हमारा सेम डॉट आपको मिलेगा। देन 400 जो था दैट इज़ ऑन 40 हमको मिलेगा, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट फोर्थ। और 500 पे हमारा जो फिफ्थ था दैट इज़ फिफ्थ डॉट हमें यहाँ मिलेगा। तो जैसे ही हम इन सब को ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी दैट हमें नेक्स्ट डायग्राम मिलेगा एस एस। ओके, मेरा थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरा जो साइज है, स्केल है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, मैंने रैंडमली लिया। आप क्या करोगे, जो आपका साइज़ होगा, स्केल होगा, जैसे हमने 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा या 1.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, तो जो भी आप गैप छोड़ोगे आपका गैप यूनिफॉर्म होगा। मैंने रैंडमली लिया तो इसके लिए मैंने उसको लाइन को क्या किया, स्ट्रेट करने के लिए उसको एडजस्ट किया। तो ये एस एस यानी सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है, और क्योंकि ये अपवर्ड जाता है तो ये पॉजिटिव स्लोप जाता है। अब डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को कहाँ कट किया दोस्तों, इस ई पॉइंट पे, यहाँ पे हमने उसको ज्वाइन करके क्या लिखा, इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो ये लिखा हमने इक्विलिब्रियम प्राइस, और वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू कितना, 300 डजन। ओके, ये हमने पढ़ा था 300 डजन एट रुपीज़ कितना, 30, एट रुपीज़ 30, ये हमने क्लियरली लिखा। तो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ दिखाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जा रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जा रहे हैं तो यू विल सी दैट यहाँ डिमांड कम है, डी डी इज़ लेस देन सप्लाई, आपका सप्लाई से कम है, क्योंकि डिमांड कम है, देखो सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई बड़ा है, डिमांड कम है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से नीचे आएंगे तो यू विल सी दैट डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ये नीचे दिखेगा। और इस लेवल पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू कितने डजन, 300 डजन। कौन से प्राइस पे, 30 प्राइस पे, क्योंकि ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो देखो हमने ड्रॉ करके उसको सिस्टमेटिकली लेबल किया। आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे और आपका 2 में से 2 मार्क, और इधर तो आपके फ्यू सेकंड्स में आपने कंप्लीट कर लिए। देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, और 4 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस एक तो आपके मार्क्स स्कोरिंग होते हैं प्लस टाइम सेविंग होते हैं, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही अच्छे और बेनिफिटेड होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 5 के सब ऑब्जेक्टिव्स जो हमने 1 by 1 कंप्लीट किया। यस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you. फिर